देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। मेरा इश्क है समंदर, मेरी जिंदगी समंदर, हर लहर में बसी है एक दुनिया इसके अंदर। है मुल्क तेरे लिए मैं हूँ डट के खड़ा। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ लाइन रिदा सैफ़ी के आज खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। और ये शेर पढ़ने का मकसद आप यकीनन समझ गए होंगे और मुझे देखकर भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। और आज बात कर रहे हैं हम यौम दिफ़ा के हवाले से। यौम दिफ़ा क्या है और 6 सितंबर को पूरी कौम ये क्यों मनाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल होना भी चाहिए क्योंकि आने वाली नस्ल हमारी पाकिस्तान की, आने वाली हमारी जनरेशन जो कि हमारी कौम का सरमाया है, जो कि इस वतन अज़ीज़ का सरमाया है, यानी कि हमारी नौजवान नस्ल जो कि 78% पॉपुलेशन पर कंप्राइज़ करती है पाकिस्तान की, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा हमारे वतन का, वतन अज़ीज़ का जो दिफ़ा है वो मज़बूत हाथों में रहा है। माजी की बात करें, चाहे वो 71 की जंग हो या फिर 65 की जंग हो या कोई और जंग हो, सब में हमारे वतन के जो जवान हैं उन्होंने, और जो हमारी फ़ौज है, पाक फ़ौज है जिसमें हमारी बर्री, बहरी और तमाम अफ़वाज जिसमें हमारी शामिल हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मज़बूत हाथों से थामे रखा, थामे हुए हैं और आइंदा भी थामे रखेंगे। और उन्होंने हमेशा वतन अज़ीज़ की खातिर कई जंगें लड़ी और उसमें ज़बरदस्त फतूहात हासिल की और कई मार्के तय किए। और ऐसे ही एक मार्के को आज हम सब लोग जो है वो जोश व खरोश से मनाते हैं। आज 6 सितंबर का दिन, और हम 6 सितंबर की अगर बात करें तो 6 सितंबर में तो पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया उसको जितना सराहा जा वो कम है, लेकिन उसमें तमाम जो बर्री, बहरी और नेवी तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों ही बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपना किरदार उन्होंने पेश किया। पाक नेवी की बात करूं ख़ास तौर पे तो 8 सितंबर को जो जब ये इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जब जंग छिड़ी 6 को, और फिर उसके बाद 8 सितंबर को जो पानी के ज़रिए और ख़ास तौर पे और जो नेवी ने अपने ज़रिए जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, उसकी कमेमोरेशन के तौर पे हम उसको भी याद करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं पाक नेवी की अचीवमेंट्स को। पर्टिकुलरली उस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की अगर हम बात करें जो कि इंडिया के अगेंस्ट लड़ा गया, जिसका कोड नेम हम आज ही हमें पता है कि ऑपरेशन को कहते हैं द्वारका। और 25 डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन ने इसको जो है वो लड़ा उस टाइम पे 1965 में। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से याद रखा गया है। और ये 8 सितंबर को नेवी की खदमात थी, पाक नेवी की, जो उन्होंने अपनी अदा की। और इसके बाद जो है वो ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को और उनको जो है वो खूब सबक याद दिलाया कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठाकर नहीं देखना। और आज का दिन है कि हर साल हम अपनी तमाम तीनों जो हमारी इस वक्त अफवाज हैं उनको सराहते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं। उनके लिए हमारे अंदर जो जज्बात हैं वो कभी कम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो शहीद हैं वो इस कौम के जीते जागते आज भी मोहसिन हैं और अपने मोहसिनों को कभी भी भूला नहीं करते। इस वतन अज़ीज़ को बरकरार रखने के लिए, इसकी सलामती, इसकी पासदारी बरकरार रखने के लिए जो शहीदों ने इसके लिए अपना खून पेश किया है वो कभी रायगा नहीं जाएगा। और हमारे शहीद आज भी ज़िंदा हैं। हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत उन्होंने जिस तरह से की है वो नाकाबिले फ़रामोश है और उसको हम किसी तौर से भूल नहीं सकते। तो आज का दिन 6 सितंबर के दिन हम कहाँ हैं, आज हम एक जगह मौजूद है और कहाँ मौजूद है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज का स्टूडियो से प्रोग्राम हम कर नहीं रहे और ख़ुसूसी प्रोग्राम है आज का।
यौम दिफ़ा के हवाले से मैं इस वक्त एक शिप पे मौजूद हूँ यहाँ डॉकयार्ड में जी। और ये पाकिस्तान नेवी की शिप है। कौन सी शिप है, ये क्या शिप है, यहाँ क्यों मौजूद हूँ, इसका कमीशन कब हुआ, इंडक्शन आज कैसे हो रही है, इस सब चीज़ों पे मैं बात करूँगी। इसकी तैयारियाँ बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले वही जैसे मैंने कहा आगाज़ में कि यौम दिफ़ा के ऊपर बात इसलिए मैं आज के हवाले से कर रही हूँ, आज के दिन के एतबार से बात कर रही हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नौजवान नस्ल से पता होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम के हो रही हैं। हम बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हैं वक्त के साथ। इन दिनों हालात भी हमारे कठिन है, हमें मालूम है, लेकिन साथ साथ जो हमारा माजी है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो भी हमें याद रखनी है। और याद रखें, हमेशा वही कौमें कामयाब रहती हैं जो कि अपना ओरिजिन और जो कि अपनी जो तारीख़ है उसको याद रखती हैं। जो कौमें अपनी तारीख़ भूल जाती हैं, उसको जो है मिटा देती हैं, वो कौमें आगे नहीं चल पाती हैं। हमें 77 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए और हम बहुत ही कोशिश ये करते हैं, हमें ये कोशिश हमेशा से करनी चाहिए और हमारी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि सारी चीज़ें ठीक अपनी जगह, मईशत, सियासत, सोशल, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो कौम के बढ़ती जो हमारी ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे जो वतन अज़ीज़ के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है, जो एहसास ज़िम्मेदारी है, जो हमें अपने सिपाहियों के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, चाहे वो बहरी हो, सारी उनके लिए, ज़मीनी हो, तो हमें उन सब के लिए जो है ना अपने दिलो जान से जो है ना उनके लिए हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहनी चाहिए और उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम अपने घरों में, मैं बार बार बात करती हूँ, चैन और सुकून की नींद से सो रहे होते हैं, तो हमारा एक सिपाही हमारे लिए अपनी जान जोखों में डाल के, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ के, अपनी ईद, त्यौहार, गम, खुशी, हर चीज़ पीछे छोड़ के जो है वो सरहदों की हिफाजत कर रहा होता है, हमारे लिए कर रहा होता है, सरहदों पे लड़ रहा होता है, हमारे लिए लड़ रहा होता है, सरहदों पर हम वक्त तैयार खड़ा होता है, हमारे लिए होता है, सरहदों पर अपनी जो है वो शहादतें दे रहा होता है, अपने जान के नजराने पेश कर रहा होता है, तो वो हमारे लिए कर रहा होता है। तो इस बात का एहसास कीजिए, हमारी आने वाली नस्ल को इस बात का एहसास थोड़ा सा शायद कम है, होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शायद कम है। मेरे ख्याल से उस एहसास को उजागर करने की और बढ़ाने की भी ज़रूरत है और इस बात का एहसास करने की भी अशद ज़रूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जी, और अभी आगे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे ऑफिसर्स के साथ और फिर आपको बताते हैं कि जी आज यहाँ क्यों मौजूद हैं, यहाँ इंडक्शन किस सिलसिले में हो रहा है शिप का, ये शिप क्या है, इसका कमीशन कब हुआ, बना कब, स्टार्ट कैसे हुआ, लॉन्च कैसे हुआ, गया कैसे पानी में, और सारी चीज़ें। 6 सितंबर का दिन आज और यौम दिफ़ा के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और पाक बहरिया के हवाले से ख़ास तौर पे आज का खुसूसी प्रोग्राम है। उन्होंने ऑपरेशन लड़ा 8 सितंबर को और ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से, उसको आज यादगार के तौर पे जी मनाएंगे और साथ ही आज इस हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स गो। नाज़रीन, जैसे कि PNS बाबर पे आज हम मौजूद हैं और PNS बाबर के हवाले से बात करेंगे। PNS बाबर ये शिप यहाँ पर है और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 4th शिप है, या ये कौन सा शिप है ये तो हमें कमांडर हसन ज़ियाई बताएंगे। और यौम दिफ़ा के अतबार से तो हम बात करें, आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास आपके लिए, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखिए। ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल जो चाहती है मालूमात हासिल करना अपने मसला अफवाज के हवाले से, ख़ासतौर पर बहरिया, पाक बहरिया के हवाले से, पाक नेवी के हवाले से, तो उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आज का। तो ये शिप क्या है, PNS बाबर क्या है, PNS बाबर के बारे में आज हम जानेंगे और किस तरह से ये चौथा शिप जो है वो लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के साथ साथ जो है किस तरह से कमीशन हुआ, कमीशन होने के साथ साथ ये ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के तहत ये 4 शिप जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से ये होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो कमांडर हसन ज़िया साहब, मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले PNS बाबर के एतबार से हमें कुछ मालूमात दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने बताया, ये पाकिस्तान नेवी का एक जदीद तरीन जहाज़ है जो कि 23 सितंबर 23 को कमीशन हुआ टर्की के अंदर, और ये टर्किश नेवी की एक अदा क्लास शिप्स की तर्ज पे बनाया गया और उसमें पाकिस्तान नेवी के लिहाज से जो इम्प्रूवमेंट्स करनी थी इस डिज़ाइन में, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की गई और उसके बाद पाकिस्तान नेवी की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये जदीद जहाज़
बनाया गया। ये पाकिस्तान नेवी के 4 जहाज़ इस तरह के बनने हैं, जिनमें से ये पहला जहाज़ है और इसके बाद जो है वो एक और जहाज़ जो पाकिस्तान नेवी शिपयार्ड में बनना है और 2 जहाज़ जो हैं, जिसके अलावा एक और जहाज़ जो कि टर्की में बनना है, वो टर्की में बनेगा। 4 जहाज़ जो हैं वो उनमें से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो हमें एडवांटेज ये होगा कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर करेंगे और इसके अलावा हमारे जो इंजीनियर्स हैं दे विल बी हैविंग कैपेबिलिटी के वो लोग टर्किश इंजीनियर्स के साथ मिलके मुल्क की दिफाई सलाहियतों को बढ़ा सकें। इसके अलावा हिस्ट्री की जिस तरह आपने बात की, तो पाकिस्तान नेवी में बाबर नाम के शिप के हिस्ट्री में पहले भी शिप रहे और ये चौथा शिप है जिसको कि बाबर का नाम दिया गया। इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली, जिसमें कि एक डीडो क्लास जहाज़ था। वो जहाज़ जो है उसने 65 की जंग में बड़ी मशहूर C-84 जी बिल्कुल ऐसे द्वारका क्लास, द्वारका का ऑपरेशन जो था उसको उसमें भी बड़ा मेन किरदार अदा किया। और लास्टली जो है वो हमारे पास काउंटी क्लास जहाज़ रहा। उसके बाद एक टाइप 21 रहा जो कि फॉकलैंड वॉर्स में एक्टिव ड्यूटी परफॉर्म करता रहा यूके के लिए। एंड अब ये लास्टली जो है वो हम लोगों ने टर्की से बाबर जहाज़ जो है वो ख़रीदा। सही ज़बरदस्त हो गया, यानी कि तुर्की जो है वो हमारे साथ बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, हमारा ब्रदर मुल्क है। और 2020 में मेरे ख़्याल से ये शिप स्कील इसकी जो है वो हुई, जो कि आपने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ बोर्ड के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जो है कि इसकी हिस्ट्री के बारे में आपने जैसे कहा कि 65 की वॉर में भी बड़ा इसका ज़बरदस्त किरदार रहा, और साथ ही साथ इस वक्त भी जो अब ये मिशन जो आज होने इंडक्शन जो आज होने इसकी जा रही है, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये इंडक्शन सेरेमनी क्या है, किस तरह से होना है, सारी चीज़ें इसकी तैयारियाँ चल रही हैं बड़ी ज़ोरों शोर से। बिल्कुल, बेसिकली शिप जो है उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिसके तहत जो है वो शिप को मुकम्मल और तैयार किया जाता है, जिसमें कि की लेइंग सेरेमनी से स्टार्ट होता है, जिसमें कि शिप की बिल्कुल बेसिक एक बुनियादी स्ट्रक्चर को रखा जाता है। उसके बाद शिप जो है बनना शुरू होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद शिप की कमिशनिंग का फेज़ आता है। कमीशन होने के बाद शिप जो है वो लास्टली एक फ़्लीट के अंदर, जिस तरह के पाकिस्तान नेवी में इंडक्शन जो है वो उसका लास्ट मरहला होता है जो कि आज के दिन हो रहा है, और उसमें जो है हमें आप ये इतना जोश खरोश और सब कुछ देख रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत खुशी और ऑनर की बात। अच्छा, तो PNS बाबर की हिस्ट्री और इसके बारे में हम बात करें। अच्छा, ये इस शिप के क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं चाहूँगी ये भी थोड़ा सा बताएं। ये PN मिल्जम देख रही थी मैं कि कुछ कहलाता है क्लास शिप, तो ये तो टर्मिनोलॉजी ऑफ कोर्स आप ही की है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। ये जो PN मिल्जम क्लास शिप की इंडक्शन है, ये किस किस्म की क्लास होती है शिप में, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। साथ ही इस इंडक्शन से पाकिस्तान और तुर्क नेवी के माबैन ताल्लुकात में किस किस्म की बेहतरी आएगी? मैं बेसिकली ये बताना चाहूँगा, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये शिप जो है बेसिकली कॉर्वेट कैटेगरी का जहाज़ है, और इसके अंदर की सलाहियतों में अगर हम बात करें तो ये एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सब सरफेस वॉरफेयर को, जो कि अगर हम प्योरली मिलिट्री डोमेन में बात करें तो उसकी तमाम तर सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस और एयर के सेंसर्स भी लगे हुए हैं, और इसी तरीके से मिसाइल्स भी लगे हुए हैं जो कि दुश्मन के जहाज़ों को, फ़ज़ाई जहाज़ों को, सरफेस शिप्स को और इसी तरह सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 100% रेडी है। इसके अलावा शिप पे मिलिट्री ऑपरेशंस अदर दैन वॉर की कैपेबिलिटी भी है, जिसमें कि अगर फॉर एग्जांपल लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू करना हो, इसी तरीके से अगर ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर हो जाए उसमें रेस्क्यू करना हो, और इसके अलावा नॉन कॉम्बैटेंट्स को अगर एवैक्यूएट करना पड़े तो उन कैपेबिलिटीज़ को भी ये जहाज़ बखूबी अंजाम दे सकता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो PN मिल्जम प्रोजेक्ट है, इसमें किस हद तक जो इंडिजिनियस इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लगाया गया है? पाकिस्तान नेवी हैज़ ऑलवेज़ बिन स्ट्राइविंग के मुल्क की अपनी कौमी जो भी इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ मिले। उसके लिहाज से इस मिल्जम प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंसर्स हैं और वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तान नेवी ने लोकल इंडस्ट्री की हेल्प से डेवलप किए हैं,
और यहाँ पे इंडक्ट करवाए गए और उनके रिज़ल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी एक फ़रोग़ मिल रहा है और साथ ही में हमारे पास खुद जो है सेल्फ़ सस्टेनेंस की कैपेबिलिटी जो है वो अचीव हो रही है। बहुत अच्छी बात की आपने कि पाकिस्तान की इकॉनमी कर रहा है। इवन हमारी जो हम लोगों को ये नहीं पता, आम ज़ुबान में मैं बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ इसके ऊपर, बड़े प्रोग्राम्स भी मैंने अटेंड किए और एड्रेसेस भी किए काफ़ी सारी जगहों पे, कि जो ब्लू इकॉनमी है बेसिकली दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान नेवी की अगर हम बात करें तो दे आर प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल इन दैट एक्चुअली। और ब्लू इकॉनमी के बारे में बहुत से लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि क्या होता है और इसको किस तरह से आप इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसमें कितना बड़ा स्कोप और मार्जिन है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुल्क की मईशत जिसके हवाले से हम इस वक्त बड़े कंसर्नफुल हैं इन दिनों और मुल्क के हालात के ऊपर माशी, तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं ख़ास तौर पे। और मईशत की जहाँ बात हो रही है तो आगे भी बात करते हैं शिप के हवाले से ही। हम बात कर रहे हैं आज PNS बाबर के हवाले से F280 जिसका नाम है, जिसका मॉडल है जो इस वक्त, और शिप के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। तो शिप की क्या रूटीन होती है ज़्यादातर, और शिप को अगर ओवरऑल हम देखें और इसमें क्रू को किस तरह से आराम करने का मौका मिलता है, और चूँकि ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब जब इसकी इंडक्शन होगी ख़ास तौर पे तो उसके बाद ये प्रॉपर अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ यहाँ जाएगा भी, तो किस तरह से वो चीज़ें होंगी और उनका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं जानना चाहूँगी थोड़ा। ये बिल्कुल ये एक अच्छा सवाल है, बिकॉज आम पब्लिक प्रॉब्ली वुड लाइक टू नो कि लोग शिप पे किस तरह रहते हैं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हमारा नहायत ही एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रूटीन स्टार्ट होती है, जो कि 5:30 बजे सुबह हैंड्स कॉल से स्टार्ट होती है। उसके बाद लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ में जाके शिप की सफाई सुथराई करते हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि शिप इज़ वेल मेंटेन। तो उसके लिए जो शिप क्रू है वो अपनी सुबह से जो है वो सफाई सुथराई पे काम करता है। ये सफाई के लिए क्रू भी ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इट्स अ ह्यूज शिप। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो क्रू अप्रोप्रिएट ही क्रू है। सफाई सुथराई के बाद जो है वो ब्रेकफास्ट होता है और ब्रेकफास्ट के बाद जो है फिर वो बाकायदा जो है वो दिन का आगाज़ होता है, जिसमें कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग रूटीन्स चलाई जाती हैं। जब शिप पे होते हैं, सी में जाते हैं, तो सी में जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो टास्क ओरिएंटेड होती हैं और ऑपरेशनल नेचर की होती हैं, और उसमें क्रू जो है वो ज़्यादातर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है। अच्छा, इसमें कितने मतलब लोग, वैसे इसकी कैपेसिटी क्या है, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँ अगर आप बताना चाहें। और दूसरा ये भी कि ये जो आप कह रहे हैं कि क्रू मेंटेन करता है इसको, तो कितने लोगों की एट अ टाइम आपको जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगैन इट्स अ ह्यूज शिप और फिर मेंटेनेंस बड़ी इसकी मैटर करती होगी, ये सारी चीज़ें भी होती होंगी। बिल्कुल, क्रू जो है हमारे पास जो है वो इट इज़ मोर देन 100 प्लस का क्रू होता है। वो वेरी करता है वेरियस कन्फिग्रेशंस में, बट वो ट्रेड स्पेसिफिक होते हैं। वो कुछ वेपन सेंसर्स को डील करते हैं, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं, कुछ शिप की नेविगेशन से डील करते हैं। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उसके लिहाज से क्रू होता है और वो दे आर ट्रेंड फॉर इट एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू डू देयर जॉब। अच्छा, किसी भी वक्त ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की भी ज़ाहिर बातें ज़रूरत होती होगी, तो उसकी क्या तैयारियां हर वक्त होती हैं, और अगर जाने के लिए जहाज़ को जाना हो तो उसके लिए क्या जहाज़ हर वक्त तैयार होता है? बिल्कुल, जैसे कि बाकी मुसल्लह अफवाज हर वक्त किसी भी ख़तरात को के अगेंस्ट जो है वो रेडी रहती हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी भी एक मुनज़्ज़म फ़ौज है जो कि हर वक्त किसी भी ख़तरे को आमने सामने लेने में बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगाती और स्विफ्टली अपने आप को पीस पोस्चर से वॉर टाइम पोस्चर में कन्वर्ट करती है। उसके लिए दो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि ऑन बोर्ड शिप यूज़ होती हैं। एक ये कि हमारे जो वेपन सेंसर्स हैं उनकी टेस्टिंग और उनकी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूसली हो रही होती है, ताकि दे आर ऑलवेज़ अवेलेबल, अगर किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़े तो उनको हम एम्प्लॉय कर सकें। सेकेंडली, जो क्रू है, अमला है जिसने कि उसको चलाना है, उसकी हर रोज़ और हर दिन जो है वो ट्रेनिंग पे जो है बहुत फोकस होता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे ये दोनों मिल के किसी भी किस्म के हादसे को या किसी भी किस्म के ख़तरे को अच्छा और बेफिटिंग रिस्पॉन्स दे सकें।
ज़बरदस्त हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम बात करें PNS बाबर की, जो कि तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से जी इस वक्त काम करेगा, मतलब और साथ ही इसका कमीशन जो है, जैसे कि मैंने बताया, इसका लॉन्च जो है वो तुर्की में हुआ। और तुर्की में तो हमारा ज़बरदस्त ब्रदर मुल्क है और हमारे साथ इश्तराक कर रहा है, हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात में इस वक्त बड़े ज़बरदस्त है कि ताउन जारी है इस वक्त। और आपको पता है मेरा तो अपना बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तुर्की से भी, और हमेशा हम जाते हैं वहाँ पे भी, और प्रोग्राम्स हमने काफ़ी वहाँ अपने असाइनमेंट्स और चीज़ें की हैं पिछले 4-5 सालों में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं और जो अपने दीगर ममालिक हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ भी ताल्लुकात बेहतर होना, और डिप्लोमेटिक टाइज़ को बेहतर करने के लिए हर प्रोफेशनल फील्ड में जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में इस ताउन को बढ़ाना ही एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है। आज हम कर रहे हैं ख़ास तौर पे यौम दिफ़ा के एतबार से प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम है। PNS बाबर पे मौजूद है। ये मेरा बड़ा अच्छा पसंदीदा पार्ट है ये इस शिप का, क्योंकि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेटिव पूरा बोर्ड इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, और इसमें ईच एंड एवरीथिंग शुरू से लेकर 1965 से लेकर इवन उससे पहले से 57 से लेकर अभी तक जितनी भी PNS बाबर के शिप्स लॉन्च हुए हैं, कमीशन हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे मालूमात मौजूद है। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये प्लेस है, ये कॉरिडोर है ख़ास तौर पे इस शिप का इस पार्ट का, और मुख्तलिफ़ पार्ट्स पे भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे। तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे PNS बाबर की जो इनिशियल उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से वो कमीशन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, क्या क्या हुआ, कील हुआ, सारी चीज़ों पे हमने बात की। और ख़ास तौर पे आज का दिन एक तो उस हौसले को, उस जुर्रतमंदाना जज्बों को दोबारा से रिवाइव करने का दिन है, क्योंकि जो यौम दिफ़ा का दिन होता है उस पर हमारी जो ये जितनी बहादुरी, हिम्मत और जोश व जज्बा है वो हमें हमेशा देखने को मिलता है। और इस साल भी हम ये देख रहे हैं कि दीदनी है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल हमारी बड़ी इस हवाले से एंथुसियास्टिक नज़र आती है हमेशा, कि जी वो चाहते हैं कि उनको मालूमात मिले और किस तरह से हमारी जो अफवाज है वो काम कर रही है, तीनों अपने वेज़ में, चाहे बरी हो, बहरी हो या फ़ज़ाइया हो, तीनों अपने अपने डोमेन में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जी मैं पहले मेरे साथ दूसरे ऑफिसर थे, और अब मैं इस वक्त बात करूँगी जो कैप्टन सज्जाद अकबर हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं PNS बाबर के, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो मोटिवेशन देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज एक तो यौम दिफ़ा के एतबार से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और इंतहाई अहम दिन है, और हमारी पूरी कौम और मिल्लत जानती है कि हमारा जो दिफ़ा है वो बहुत ही मज़बूत हाथों में है। हैविंग सेड दैट, हम इस शिप की ख़ास तौर पे बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले भी। तो ये शिप की अगर हम बात करें तो इसको ऑपरेशन रखने के लिए जो चाको चौबंद दस्तों की ज़रूरत होती है ख़ास तौर पे नेवी के, तो उस सिलसिले में आपके क्या इक़दामात हैं और उनको मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, शिप की ऑपरेशन रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए इसके ट्रेनिंग, जो हमारी शिप की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है क्रू की, उसके कई लेवल्स हैं। एक इंडिविजुअल लेवल है, फिर टीम ट्रेनिंग्स हैं, फिर शिप की ट्रेनिंग फ्लीट लेवल पे भी की जाती है, जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह कंडक्ट की जाती हैं। शिप के लेवल पे हम डेली बेसिस के अंदर डेली बेसिस पे हर क्रू मेंबर की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें वो ट्रेनिंग करता है। उस इंडिविजुअल ट्रेनिंग के साथ साथ हम वीकली बुनियादों पे टीम ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त करते हैं जहाज़ पे, जिसमें मुख्तलिफ़ टीम जहाज़ की एक साथ ऑपरेट करती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज की जाती हैं। फिर इससे नेक्स्ट लेवल पे हम स्क्वाड्रन लेवल पे ट्रेनिंग होती है हमारी। फिर सी के अंदर हमारे फ्लीट लेवल पे ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, जिसके अंदर बड़े लेवल पे एक्सरसाइजेस मुनक्कद की जाती हैं, जिसमें शिप्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स सब सी में एक साथ जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं, जिसके अंदर बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाईएस्ट लेवल की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं, ताकि शिप के क्रू को भरपूर मौका दिया जा सके
वो अपने वेपन सेंसर्स को उसकी कैपेबिलिटीज़ है, ऑप्टिमम कैपेबिलिटी उसके लिहाज से ऑपरेट कर सकें और अपनी SOPs प्रोसीजर्स को रिहर्स कर सकें, और जब हमें जंग में ज़रूरत पड़े उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की हम उसको इफ़ेक्टिवली और प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकें। साथ में मोटिवेशन का आपने सवाल किया था। मोटिवेशन के लिए देखें, जहाज़ पे ये जो ट्रेनिंग भी है बेसिकली ये कीप्स अट मोटिवेटेड ऑल्सो, ये हमारे मोरल को भी हाई रखती है। जब एक कोई नेवी में सेलर ऑफिसर जो भी हो, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जब करना सीख लेता है और प्रोफेशनली करने का आदी हो जाए, तो वो एक इटसेल्फ इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। उसके अलावा हम मोटिवेशन के लिए जहाज़ पे मुख्तलिफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे इंटरेक्शंस होते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि जहाज़ के क्रू को और मोटिवेट रखने में मददगार साबित होती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कमिश्निंग के दौरान आपने जहाज़ को करीब से बनते देखा भी है ख़ास तौर पे, तो इसकी तकमील में क्या क्या मुश्किलात कह सकते हैं कि पेश आई और उनको किस तरह से जो है वो फिर सॉर्ट आउट किया? देखिए, जहाज़ की कमीशनिंग कराना एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसमें शिप क्रू को मौका मिलता है कि वो जहाज़ को क्लोजली देखता है, किस तरह जहाज़ की मुख्तलिफ़ चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, किस तरह मशीनरी, वेपन सेंसर्स लाए जाते हैं, इंटीग्रेट की जाती है। एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है। इसके अंदर चैलेंज ये होता है कि जब जहाज़ की तमाम चीज़ें इंटीग्रेट हो जाती हैं तो उसके हार्बर ट्रायल्स करना, सी ट्रायल्स करना एक चैलेंजिंग मरहला होता है। लेकिन चैलेंज के साथ साथ ये आप क्रू को एक अच्छी मौका भी देता है चीज़ों को डीपली देखने का और सीखने का। उसके बाद अगला जो मरहला था वो ये होता है कि इन तमाम वेपन सेंसर्स को किस तरह ऑप्टिमली यूटिलाइज़ किया जाए, इनकी एम्प्लॉयमेंट किस तरह की जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग कि इसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ों को समझना, करना, उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको फिर रिहर्स और प्रैक्टिस करना, ये एक जो कमीशनिंग क्रू होता है उसके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मरहला होता है। लेकिन ये चैलेंज होने के साथ साथ मैं समझता हूँ एक बहुत ही मेरे लिए पर्सनली और मेरे शिप के क्रू के लिए एक बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि इसमें आप जो कुछ इसके अंदर आप सीखते हैं इस कमीशनिंग और ये तमाम चीज़ करने में, वो आप शायद नेवी में कहीं और अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह मिलती नहीं। ज़बरदस्त, ये कि यानी कि ये अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल। अब थोड़ी सी हम चले शिप के हवाले से तो हम बहुत सारी बातें करें, हमने ब्लू इकॉनमी पे भी नीचे बात की और पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशंस पे भी बात की कि इकॉनमी में किस तरह बेहतर शराकतदारी से होती जा रही है। थोड़ी सी बात कर रहे थे मेरी टाइम की भी, मेरी टाइम अफेयर्स की भी। तो मेरी टाइम इन्वायरमेंट जो मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान नेवी का रोल आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी जो मैरीटाइम इन्वायरमेंट है दुनिया में भी और स्पेशली हमारे रीजन में, ये बड़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। इसके इन्वायरमेंट में पाकिस्तान के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, पाकिस्तान नेवी का जो सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत करना, किसी किस्म की जहारियत को रोकना, हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी हिफाजत करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और साथ साथ में जो हमारे रीजन के अंदर जो मैरीटाइम एरिया है उसके अंदर सेफ़ कंडक्ट ऑफ शिपिंग और यहाँ की जो मैरीटाइम इन्वायरमेंट है उसको इसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। उसके सिलसिले में पाकिस्तान नेवी ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के नाम से इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर इस रीजन के जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तान नेवी के जहाज़ ऑपरेट करते रहते हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा हम रीजनली डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन इंगेजमेंट्स करते रहते हैं ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इक़दाम किए जा सकें उसको हम करें और दूसरों के साथ पार्टिसिपेट करें और जो मैरीटाइम इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखें और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम स्लॉक्स को इंश्योर किया जाए। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि जैसे कि हम जहाँ बात करें मैरीटाइम अफेयर्स की और एनवायरनमेंट के हवाले से, तो मैरीटाइम वाइटल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी उसकी हिफाजत करने में कैसे मददगार साबित होती है? देखिए, पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है वो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान का बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कह सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन के अंदर जो यहाँ के राइट्स हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने वो पाकिस्तान के पास हैं और ये पूरा रीजन हमारी जो कोस्टल कम्युनिटी है, फ़िशिंग कम्युनिटी है, प्लस जो हमारी ट्रेड होती है सी मर्चेंट शिप्स के थ्रू, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। तो पाकिस्तान नेवी ये जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट है उसकी सेफगार्ड्स के लिए हमारे EEZ के अंदर और एडजेसेंट मैरीटाइम एरियाज़ के अंदर हर वक्त नेवी की प्रेजेंस को मेंटेन रखना, सर्वेलेंस करते रहना, यहाँ किसी भी किस्म की इलीगल
इलिसिट एक्टिविटी को मॉनिटर करना, उसको काउंटर करना, और यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट मेंटेन रखना, गुड ऑर्डर सी में मेंटेन करना जिसके अंदर हमारी मैरीटाइम ट्रेड अनइंटरप्रेट कंटिन्यू रह सके, और जो हमारी फ़िशिंग कम्युनिटी है, जो हमारे और जो लोग मैरीटाइम इसके अंदर इंगेज रहते हैं, वो सेफली इस अपनी एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देते रहें। तो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान नेवी 24/7 365 हमारे एसेट्स, हमारे मैरीटाइम एसेट्स अलॉन्ग विद PMS हम हर वक्त यहाँ पर अपनी प्रेजेंस मौजूद रखते हैं। हमारे हेडक्वार्टर्स कंटिन्यू इसको मॉनिटर करते हैं, फ्लीट हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर किसी भी किस्म की इलीगल इलिसिट एक्टिविटी ना हो पाए और यहाँ का इन्वायरमेंट फॉर सेफ कंडक्ट ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटी हमेशा कायम रहे। ज़बरदस्त हो गया ये तो, और बड़ा ही ज़बरदस्त आपने इसको कहा कि और करना भी चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो कि ज़्यादातर लोगों के जहनों में भी होता है, हमारी नौजवान नस्ल के भी जहन में है, हमारे भी जहन में होता है कि एक पीस टाइम होता है और एक वॉर टाइम होता है जो हम देख रहे होते हैं। तो अगर पाकिस्तान नेवी को अगर देखा जाए तो पीस टाइम से वॉर टाइम पोस्चर में आने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम, कितना रिएक्शन टाइम चाहिए? देखिए, हम पाकिस्तान नेवी इस तरह गियर्ड अप है कि हमें पीस टाइम से वॉर टाइम में ट्रांजिशन में बहुत ही मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। रादर हम ये कह सकते हैं कि हर वक्त हमारे पाकिस्तान नेवी का पोस्चर ऐसा है, हमारे एसेट्स ऐसे अवेलेबल रहते हैं, इस तरह तैयार रहते हैं कि किसी भी वक्त दुश्मन के किसी भी जारियत का मुकाबला फ़ौरन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई ज़्यादा हमें टाइम नहीं चाहिए। हर वक्त हमारी ये पोस्चर ऐसा है कि हम जारियत का मुकाबला भी कर सकते हैं और दुश्मन को किसी किस्म का भी जवाब दे सकते हैं। ना सिर्फ ये कि दुश्मन को जवाब दे सकते हैं, इस हमारे टाइम जो मैरीटाइम एरिया है उसके अंदर किसी भी किस्म का अगर कोई इंसिडेंट होता है या किसी किस्म का कोई हमें डिज़ास्टर होता है या उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास हर वक्त हमारे एसेट्स यूनिट्स अवेलेबल रहते हैं जो फ़ौरन जाके उस इंसिडेंट की जगह पर पहुँच के फ़ौरन जो भी उनसे रिक्वायर्ड होता है वो अपनी टास्क परफॉर्म करने की काबिलियत रखते हैं। ज़बरदस्त। तो गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है नाज़रीन। हम बात करें मैरीटाइम अफेयर्स के एनवायरनमेंट के हवाले से भी, किरदार पे भी बात हो रही है, यौम दफ़ा के अतबार से भी, और PNS बाबर की हम जो है इंडक्शन सेरेमनी भी हम जो है आज देख रहे हैं और साथ ही उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैप्टन सज्जाद अकबर के साथ, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं PNS बाबर के, और उस वक्त हम ब्रिज पे खड़े हुए थे, जो ब्रिज कहलाता है शिप का हिस्सा, वहाँ पे थे। हमने आगाज़ किया फॉक्सल से और अब हम वॉर रूम में यहाँ पे मौजूद हैं और बात करेंगे कि ये एरिया क्या है। थोड़ा सा शिप के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को हमने विज़िट किया और एक ह्यूज शिप है डेफिनेटली, तो विज़िट करना भी पूरा शिप इट्स डिफ़िकल्ट और काफ़ी टाइम लग जाता है आपको देखते हुए मैं कि कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है। थोड़ी सी इस हिस्से के भी ऊपर बात करूँगी। कैप्टन सज्जाद अकबर साहब की तरफ जाऊँगी। सर, ये हिस्सा जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, ये हिस्सा क्या है, और जो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि उस हिस्से के बारे में भी बताइएगा जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे। ये सब ऑफिसर्स लाउंज है, लेकिन शिप पे इसको वार्ड रूम कहते हैं। आपने देखा जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स भी इधर ही होती हैं और ये एरिया डाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह के लाउंजेस यहाँ पर जहाज़ पे और भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हमारे चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर्स के अलग लाउंजेस हैं, CPO सेलर्स के जो होते हैं उनके अलग लाउंजेस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर बेसिकली जहाज़ की मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स और डाइनिंग्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और इससे पहले जहाँ पर हम थे ब्रिज बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से जहाज़ की मशीनरी कंट्रोल की जाती है। जहाज़ को जिस डायरेक्शन में लेके जाना हो उसका तयन किया जाता है, वहाँ पर स्टीयरिंग की जाती है वहाँ से तो उसको ब्रिज हम कहते हैं। इसके अलावा जो वॉरफेयर जहाँ से कंट्रोल की जाती है वो ऑपरेशंस रूम कहलाता है। वो एक अलग जगह होती है जहाँ से जहाज़ के वेपन सेंसर्स कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी हम कमिंग बैक टू द रोल ऑफ पाक नेवी की जो हम बार बार बात भी कर रहे थे, हम मैरी टाइम के हवाले से भी बात करी, हमने इकॉनमी पे बात की, इस जहाज़ की बात कर ही रहे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि इन दिनों हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है, जो चेंजेस आ रही हैं इन्वायरमेंट के एतबार से, क्लाइमेट के एतबार से, उसमें भी पाक बहरिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में कितनी जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या किरदार
किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, पाक बहरिया मैरीटाइम इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम कर चुकी है। इसमें सबसे अहम ये है कि किसी भी मैरीटाइम डोमेन में डिज़ास्टर से को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान नेवी हर साल एक एक्सरसाइज बराकूडा कंडक्ट करती है, जिसमें पाकिस्तान नेवी के अलावा मैरीटाइम डोमेन से रिलेटेड जितने KPT है, PNSC है, PMSA है, सब मिल के एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म का अगर ऑयल स्पिल या इस तरह का कोई डिज़ास्टर हो तो उससे कैसे निपटा जाए, उसकी SOP, उसके प्रोसीजर रिहर्स करती है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी जो है ओशन डे हर साल सेलिब्रेट करती है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती है, इंक्लूडिंग स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। बीच क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ की जाती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। इस तरह मैनग्रूव प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान नेवी ने बड़ा काम किया है। हर साल मैनग्रूव्स की तादाद बढ़ाने के लिए नए मैनग्रूव प्लांट्स लगाए जाते हैं, और जो पुराने लगे होते हैं उनको उनकी निगहदाश्त की जाती है, ताकि जो हमारा ये जो क्रीक्स का एरिया है यहाँ पर मैनग्रोव्स की तादाद बढ़ाई जा सके। इसके अलावा और फ़िशरमैन कम्युनिटी और दूसरी हमारी जो कोस्टल कम्युनिटी है, उनके अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन किए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, ताकि हम कोस्टल कम्युनिटी और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मैरीटाइम के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, उनकी अवेयरनेस को बढ़ा सकें। तो हर वक्त पाकिस्तान नेवी जो है इस काम में मशगूल रहती है। इसको देखने के लिए पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर के अंदर एक डायरेक्टरेट बनाया गया है, जो इन तमाम चीज़ों को, मैरीटाइम अफेयर्स को देखता रहता है, और वहाँ से पॉलिसीज़ जो बनती हैं नेवल हेडक्वार्टर्स में, और उनको प्रोमलगेट किया जाता है। और जो हमारी मुख्तलिफ़ कमांड्स हैं, कोस्टल कमांड, फ्लीट कमांड, लॉजिस्टिक्स कमांड, इनके थ्रू उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम किए। इसके साथ ये भी बताता चलूँ, हमारे जो नए जहाज़ जितने हैं, जैसे कि PNS बाबर भी है, इस पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो इन तमाम जो लेटेस्ट दुनिया में पॉलिसीज़ जो मेजर्स लिए जा चुके हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ का जो इक्विपमेंट है इस तरह से लगा कि यहाँ से किसी भी किस्म का डिस्चार्ज जो कि समंदरी हयात के लिए डेंजरस हो, उसको रोका जा सके, या ऐसी कोई भी चीज़ जो समंदर में पोल्यूशन का बाइस बन सकती है, उसको जहाज़ से होने से रोका जाए। तो इस किस्म के इक्विपमेंट तमाम नए जहाज़ों में बशमूल PNS बाबर इस पर लगे हैं। ज़बरदस्त हो गया ये तो। चूँकि अब हम प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आखिर में आज के एतबार से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे। ये यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है, और पाक नेवी का क्या किरदार रहा 1965 की जंग में भी, वो मैं आगाज़ में अपना सारा बता चुकी हूँ, और आज भी हमें मालूम है कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आप लोग अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमारा पैगाम यही है कि जो 1965 का जज्बा आज भी ज़िंदा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। पाकिस्तान बहरिया बाकी अफवाज की तरह हर दम हर किस्म के ख़तरात जारिया से निपटने के लिए हर दम तैयार है। हम एज़ फ़ौजी हर वक्त इस चीज़ की तैयारी करते रहते हैं कि जब कौम को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक लम्हा इंतज़ार किए बगैर कौम को जवाब देंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। चाहे उस दुश्मन मुकाबला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े, जो टास्क मिलेगा, जो मिशन मिलेगा, उस हर कीमत पे हम उसको पूरा करेंगे। और हर 24 घंटे 24/7 हमारा यही काम है कि हम इसी चीज़ की तैयारी करते रहें, अपनी सलाहियतों को बढ़ाते रहें, अपने वेपन सेंसर्स को, अपनी मशीनरी को काबिल इस्तेमाल रखें, उसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करें, और हर वक्त जो पाकिस्तान नेवी जो टास्क मिले हुए हैं उसको करने के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए उसकी हर वक्त तैयारी रखें। ज़बरदस्त हो गया। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं जी, आगे भी चलेंगे इस शिप के ऊपर और मज़ीद भी बात करते हैं। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा इश्क है समंदर, मेरी जिंदगी समंदर, हर लहर में बसी है एक दुनिया इसके अंदर, है मुल्क तेरे लिए मैं हूँ डट के खड़ा। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा।
वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखा, हमने PNS बाबर के इस मिल्जम क्लास के पहले शिप के ऊपर आज किया है, जो कि आज हो रहा है इंडक्शन मींस कि अभी अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। और कमीशन ये हो चुका था, लॉन्च ये हो चुका था तुर्की के अंदर। और जब ये हुआ तो उस वक्त भी बड़ा ज़ोर था, ज़ोर शोर से जी हुई इसकी लॉन्चिंग भी, कमीशन भी, और बड़ा इंतज़ार था कि जी एक नया शिप फ्लीट में इंडक्ट होने जा रहा है, तो कैसा होगा, क्या होगा, वो आज हमने आपको दिखाया भी आज के दिन के कैसा था, क्या था और किस तरह से हुआ। और ये सारे जो शिप है, यानी कि अगर इस शिप की बात करूँ तो ये शिप का जो मिल्जम क्लास का ये पहला शिप है अपनी नौयत का। इसके 3 जहाज़ और आने हैं, दूसरा ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ है, वो भी अब से कुछ दिन में आ जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान तुर्की से। और ये ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एक सिस्टम होता है बेसिकली, जिसके थ्रू ये जो चारों शिप्स हैं, बेसिकली ये चारों शिप्स ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। 2 पाकिस्तान में बन रहे हैं, 2 तुर्की में बने हैं, ये तुर्की में बना है, दूसरा तुर्की में बना है, जो कि अब आएगा इसके बाद। और आज इसकी इंडक्शन सेरेमनी और इसकी तैयारियाँ हमने आज यहाँ पर देखी, जो कि ज़ोरों शोर से जा रही हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ह्यूज शिप है। इस शिप की जो क्वालिटीज़ में बात करूँ, अभी आप ये सोच होंगे कि ये शिप दिखा दिया, सब कुछ हो गया, ये शिप करता क्या है, कैसे करेगा, इसके काम क्या होंगे। तो ये 3 तरह के जो है वो अहदाफ होते हैं किसी भी इस किस्म के शिप के। 3 किस्म के अहदाफ होते हैं। वो क्या होते हैं? एक होता है एंटी सरफेस वॉरफेयर, एक होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और एक होता है एंटी एयर वारफेयर। और इन तीनों में तीनों अहदाफ के हवाले से ये काम करता है, तीनों प्रोसीजर के साथ ये काम करता है। और ये शिप, इस किस्म के जो बड़े शिप होते हैं, ये तीनों ही ऑपरेशंस जो है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। चूँकि पानी एक जिससे कहते हैं ना कि एक अनलिमिटेड जगह है, पानी की जो स्पेस है वो एक अनलिमिटेड स्पेस है। यूजुअली होता है कि ज़मीन के ऊपर और फ़ज़ा में आप जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर कैलकुलेशन करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जहां आपके बॉर्डर ख़त्म हो रहे होते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जी मज़ीद लंबा जो है वो सी शुरू हो गया, ओशन शुरू हो गया, और मज़ीद जो है उसकी हुदूद अपनी शुरू हो गई, जिसमें जो है वो कभी कभार जो है वो पायरेसी भी हो रही होती है, कभी स्मगलिंग हो रही होती है, कभी कोई और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस आपको होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम हर वक्त पेट्रोलिंग एक हो रही होती है, चेकिंग हो रही होती है, क्रॉस चेक के लिए चीज़ें चल रही होती है। तो इस किस्म के शिप्स जो है उसमें भी बड़े आम तौर से काम आते हैं जब आप वॉर जोन में नहीं होते हैं, तो और वॉर हालात में नहीं होते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को ये बड़ा एजाज़ हासिल है इस एतबार से कि जो जितने जदीद किस्म के इस वक्त अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें से एक ये जहाज़ है अपनी नौयत का। और ये पहला जहाज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस किस्म के 3 जहाज़ और हैं जो कि अभी आएंगे। तो ये एक अच्छा एक पॉइंट है, अच्छी इंडक्शन है और एक अच्छा काम है कि जी इसमें ये हमें इस किस्म के ये जहाज़ और एक टेक्नोलॉजी वाइज एक एडवांस टेक्नोलॉजी के पेश नज़र हमें अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और इससे हमें फ़ायदा ही होगा, डेफिनेट सी बात है, आगे जाके भी। तो आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे यौम दिफा के ऊपर ये दिखाना था, ये बताना था कि हमने अब तक सो फार क्या अचीव किया है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने नाम करेगा, चाहे वो पाक नेवी हो, या एयरफोर्स हो, या फिर पाकिस्तान आर्मी हो, तीनों के एतबार से, बरी, बहरी या फ़ज़ाई, तीनों के एतबार से। तो आई एम श्योर कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था आज का। वो बिल्कुल उस तरह का नौयत का एक जो आप देखते हैं पैटर्न पे प्रोग्राम हमने नहीं किया। इन्फॉर्मेटिव इसलिए बनाया, आज का प्रोग्राम ख़ास दिन है, ख़ास दिन के मौके पर आपको मालूमात मिलनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी जो फोर्सेस हैं, मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनमें क्या चीज़ें इस वक्त काम कर रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस आखिर में पीछे मैं चाहूँगी कैमरामैन से मेरे साथ साथ आ जाए तो आपको नज़र भी आएगा ये PNS बाबर का लोगो मेरे पीछे बिल्कुल नज़र आ रहा है, और ये शेर का निशान है जी इसके ऊपर, और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी डिसेंट एंड यूनिक काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये यहाँ से इस बोट का ये आगाज़ होता है, और फिर हम वहाँ फॉक्सल पे गए, ब्रिज पे गए, हम वार्ड रूम में गए, अलग अलग जगहों पे हमने आज आपको दिखाया प्रोग्राम। फिर वो बोर्ड भी देखा आपने जहाँ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो है वो आवेज़ा की हैं लोगों के लिए। तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ख़ास तौर पे था मालूमाती प्रोग्राम। आई एम श्योर कि आपने आज के दिन के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब की होंगी, आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा। कोशिश यही थी कि आपको कुछ अच्छा बता जाए, दिखा जाए और सिखा जाए, अगर आप सीख लेते हैं तो। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।